हेलो, नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस। आज है 27th ऑफ जनवरी 2024। आई होप यू मस्ट हैव सेलिब्रेटेड द रिपब्लिक डे वेल। तो आज हम शुरू करते हैं अपना इकोनॉमिक टाइम्स डिस्कशन। द फर्स्ट पहली खबर है, पहली न्यूज है जिसने सुर्खियां बनाई है दैट महादेव लिंक्ड साइट बैक इन न्यू अवतार्स, यू बेट। बेसिकली आपने देखा होगा, महादेव गेमिंग साइट थी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया था आफ्टर ये पता चला कि दैट इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड collecting the hard-earned money of people through the betting apps and then investing it into cryptocurrency, stock market, etc., etc. So इन एप्स को, इन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया था, इनको डाउन कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन अभी ये अपना डोमेन नेम चेंज करके नए अवतार में कुछ थोड़े मोटे चेंजेस करके दोबारा लाइव हो गई है। एंड अ डजन बैटिंग वेबसाइट्स which were part of the infamous Mahadev betting syndicate banned by the central government in November 2023 have resurfaced in new avatars and are continuing to operate with different internet addresses, multiple gaming analysts told the Economic Times. So basically जो थोड़े थोड़े नाम चेंज कर दिए गए, जैसे लोटस 365 जो बहुत फेमस वेबसाइट थी, यूआरएल पे जाके लोग बैटिंग करते थे, उसको नाउ लोटस 365.co, जो पहले फेयर प्ले थी उसको अभी बना दिया fair-play.com और fairplay24.in। उनकी जो ऑफिशियल इंस्टा हैंडल है उसमें ये बताया कि आवर डोमेन नेम हैज चेंज, नाउ fairplay.in हैज चेंज टू fairplay24.in एंड द यूजर आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेम। मतलब उनका डेटा जो रहा है, सर्वर डेटा उन्होंने सेम रखा है सो दैट यूजर्स को नया रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े, और जस्ट दे हैव चेंज देयर डोमेन नेम्स। तो ये अभी दोबारा रिसरफेस हो गए हैं। अलोंग विद दैट सोशल मीडिया के ऊपर दोबारा एडवर्टाइजमेंट बहुत हैवीली एडवर्टाइज करके इनको दोबारा प्रमोट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज करके सचिन तेंदुलकर भी ऐसा दिखाए गए थे कि वो प्रमोट कर रहे हैं किसी बैटिंग ऐप को, सेइंग दैट माय डॉटर आल्सो प्लेज द सेम गेम। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज करके, डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज करके ये गेम्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेवल का सिंडिकेट्स है, करोड़ ऑफ रुपीज इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, प्लस दे ऑपरेट फ्रॉम दुबई एंड अदर फॉरेन टेरिटरीज, तो वो उनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर हार्ड टू डाउन देयर वेबसाइट्स। इसके लिए गवर्नमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, सो दैट जो प्राइवेट प्लेयर है, जो इनके अंदर इससे जो हमारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक्सपर्ट है, उनकी मदद लेके गवर्नमेंट को इन सभी वेबसाइट्स को डाउन करना पड़ेगा, ताकि लोग बैटिंग के झांसे में ना आए और अपना हार्ड अर्न्ड मनी इन सब बैटिंग एप्स को ना दे बैठे। बात करते हैं इन एप्स की क्या पॉसिबिलिटी रहती है। यूजुअली मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, या लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास, वो लोग इन एप्स के झांसों में आ जाते हैं, क्योंकि दे वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन अ स्मॉलर टाइम। वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा बनाने की उम्मीद में अपना जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो इन बैटिंग एप्स पे लगा देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये सब एक एल्गोरिदम के बेस पे चलता है। एल्गोरिदम इस तरह से सेट की होती है कि अगर आप कोई मूव करोगे, आपने एक छोटा गेम देखा होगा, लूडो का गेम होता है। जो लूडो गेम होता है उसमें आप यू वर्सेस कंप्यूटर गेम देखो भी गे, तो आप उसको कोई भी मूव करो, आपको जो कंप्यूटर होगा वो मात दे देगा। सिमिलरली लाइक इन चेस, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप उनसे उनको हरा पाते हो, लेकिन एवरीथिंग इज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की मदद से उसके अंदर मूव्स फिट किए हो जाते हैं। एल्गोरिदम्स इस तरह से सेट की होती है कि स्टार्टिंग में एक दो गेम, एक दो बैट आप जीत जाएंगे, उसमें आपको कुछ पैसा मिलेगा, उससे आपको लत लग जाएगी कि हाँ मैं और पैसा जीत सकता हूँ। एंड सिमिलरली बाय गिविंग यू छोटे छोटे पैसे, छोटे छोटे लगते रहेंगे आपके, एंड अगर आप क्यूमुलेटिवली देखोगे वो बहुत बड़ी अमाउंट आप इन बेटिंग एप्स को दे चुके होंगे। तो educatius does not promote these app, and also beware our citizens of the country to remain away from these betting apps like Lotus 365, 1xbet, whatever you see the advertisement on these railway stations and social media। इन ऐप से दूर रहें, सो दैट आपका या आपके परिवार का जो हार्ड अर्न मनी है वो इन सब चीजों में वेस्ट ना हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज लग्जरी एट 30,000 feet, airlines pampers the high flying customer। बेसिकली ये न्यूज है रिलेटेड टू एयरलाइंस। एयरलाइन जो बिजनेस क्लास कस्टमर्स होते हैं उनके लिए
काफी नई अट्रैक्टिव और लग्जरियस सीट्स प्लान कर रहे हैं, उनके लिए लग्जरियस अमेनिटीज प्लान कर रहे हैं, चाहे वो विस्तारा हो, चाहे वो एयर इंडिया हो। और अभी इस स्पेस के अंदर प्रीमियम कस्टमर्स को लुभाने के लिए इंडिगो भी कुछ अपने एयरक्राफ्ट है उनको अपग्रेड करने की तैयारी में है। सोचा जा रहा था कि पेंडेमिक के बाद ये ट्रेंड कम हो जाएगा और बिजनेस जो ट्रिप्स होंगी उनमें काफी कम इजाफा नहीं देखने को मिलेगा ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम नेचर एंड ऑल। बट अभी लास्ट के 2 साल को देखे जाए तो एज पर द चीफ कमिश्नर ऑफिसर ऑफ विस्तारा ये ट्रेंड नहीं हुआ है। इवन जो बिजनेस क्लास में ट्रेवलिंग है वो ज्यादा ही इंक्रीज हुई है। एयर इंडिया भी, जो कि अभी टाटा ग्रुप ने ले लिया था, वो भी अपने आप को वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने की तैयारी में चल रही है। और अपने जो एयरलाइंस है, जिसको फर्स्ट क्लास एयरलाइन जो है A350 1000 प्लेन्स, इनको अपग्रेड कर रही है बाय प्रोवाइडिंग वेरियस अमेनिटीज। सिमिलरली इंडिगो, जो कि हमारा एक इकोनॉमी एयरलाइंस है, वो भी विस्तारा और एयर इंडिया को compete करने के लिए अपने कुछ ऑर्डर्स ऐसे एयरक्राफ्ट के दे रहा है जिसके अंदर बिजनेस क्लास या प्रीमियम क्लासेस होंगी। और जो अपने एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर भी वो जो एग्जिस्टिंग A321 एयरक्राफ्ट हैं उनको भी अपग्रेड करने की तैयारी में है। दो दे डिड नॉट ऑफिशियली कमेंट, बट कवायद यही है कि इंडिगो भी इन सब के साथ compete करने के लिए बिजनेस क्लास पैसेंजर या प्रीमियम क्लास पैसेंजर को लुभाने के लिए काफी अपग्रेडेशन कर रहा है अपने क्राफ्ट्स के अंदर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कमिंग सून वन फॉर्मेट फॉर डेटा कंपनीज टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। अभी रिसेंटली आरबीआई ने जो हमारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती है, जैसे ट्रांस यूनियन है, सिविल है, यूजुअली आप पूछते हैं सिविल स्कोर क्या है, ऐसे एक्सपीरियन है, इन सब ने इन सबको शोकोज नोटिस इश्यू किए हैं, प्लस फाइन भी लगाए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा टू स्टैंडर्डाइज द डेटा सबमिशन, की आप सिमिलर डेटा स्टैंडर्डाइज करो। और अगर आप किसी यूजर का डेटा अपग्रेड नहीं करते हो तो उसके एवज में आपको फाइन भी देना पड़ेगा। Lenders are looking at standardizing the data submission for credit information companies such as TransUnion, CIBIL, Equifax, CRIF, and Experience after the Reserve Bank of India shows notices to individual banks over data discrepancy। तो अभी आरबीआई ने बैंक्स को भी नोटिस दिए हैं कि आप एक यूनिफाइड वे में, स्टैंडर्डाइज वे में डेटा सबमिशन करो इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। बेसिकली क्या होता है, एक कंपनी के अंदर हमारे डेटा अपडेट हो जाता है तो उसमें हमारा क्रेडिट स्कोर ठीक रहता है, दूसरे में डेटा अपडेशन ना होने की वजह से वहां पे कम रहता है। इसकी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो एक यूजर की क्रेडिबिलिटी पे, उसकी लोन सैंक्शनिंग क्रेडिबिलिटी पे असर ना पड़े, इसके लिए स्टैंडर्डाइज डेटा सबमिशन की बात चल रही। At present, each lender had its own format, which leads to data variation and an issue flagged by the banking regulator, leading to a rise in the cases of customer facing denial of loan or reduction in credit limit। तो सभी का अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग डेटा फॉर्मेट है, जिससे कि जो कस्टमर्स होते हैं उनको वो बार बार आरबीआई को कंप्लेंट करते हैं कि हमारा अपग्रेडेशन नहीं हुआ, या फिर इसलिए हमें लोन लेने में समस्या मिल रही है, या हमारी क्रेडिट लिमिट कम हो गई है। इसी संदर्भ में आरबीआई ने शोकॉज नोटिस इश्यू किए हैं बैंक्स को टू स्ट्रीमलाइन द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ डेटा सबमिशन टू दिस क्रेडिट कंपनीज। अक्टूबर 2022 के अंदर आरबीआई नई रेगुलेशंस के साथ आया था, जिसके अंदर ये मैंडेट किया गया था कि क्रेडिट इंस्टीट्यूशन या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, दोनों को ही बोला गया था, टू पे द कस्टमर ₹100 पर डे इफ दे फेल टू रिजॉल्व द कंप्लेंट विद इन 30 डेज। मान लीजिए कोई क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड है, या किसी ने अपना अकाउंट लोन फुल रीपेमेंट कर दिया है, बट दैट इज स्टिल शोइंग इन देयर क्रेडिट डेटा उसके अंदर, चाहे वो विद बैंक हो चाहे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ हो, फिर भी वो आउटस्टैंडिंग लोन दिखा रहा है, तो कस्टमर को एप्लीकेशन देनी थी, कंप्लेंट दर्ज करवानी थी। अगर वो कंप्लेंट दर्ज ना होने के 30 दिन के अंदर उसको रिजोल्व नहीं करते हैं तो ₹100 पर डे उनको कस्टमर को पे करना पड़ेगा एज अ फाइन। तो ये गाइडलाइन अक्टूबर 2023 के अंदर निकाली गई थी। और इसी संदर्भ में आरबीआई ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज पे काफी पेनल्टीज भी लगाई हैं, जैसे कि ट्रांसयूशन सिबिल पे 36 लाख, क्रिफ हाई मार्क पे 25.75, 24.75 एक्सपीरियन पे एंड 24.25 इक्विफैक्स पे। तो ये पेनल्टीज भी लगाई गई इन रिलेशन टू डिफॉल्ट ऑफ दिस updating in the data of the customers। Moving on to next is formal job schemes may get extension। जो formal job scheme थी, जैसे कि
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जो कि कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने चलाई थी, जिससे एंकरेज किया गया था कंपनीज को फॉर सब्सिडाइजिंग देयर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो जो 12% पीएफ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को देना होता है, उसकी जगह गवर्नमेंट पे कर रही थी इस स्कीम के अंदर, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ताकि 12% गवर्नमेंट उनको पे करे, सो दैट एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प कर सके गवर्नमेंट की। Extension of the scheme beyond 31st of March 2024 is an option under the active consideration. A decision will be taken at appropriate time. Basically कोविड पेंडेमिक के दौरान ये स्कीम दिसंबर 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी, इस मार्च के अंदर इसको कंक्लूड होना था। लेकिन अभी बात चल रही है, अभी फिक्की ने भी और सीसीआई ने भी सजेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को आने वाले बजट के रिलेटेड कि इस स्कीम को, ऐसी स्कीम्स को एक्सटेंड किया जाए बियॉन्ड 31st of March 2024. The industry has also asked the government to extend the scheme. The scheme helped creation of new jobs, काफी jobs creation हुआ, along with that re-employ who has lost their job during the pandemic, और जो लोग कोविड पेंडेमिक के दौरान अपनी जॉब्स खो चुके थे उनको भी री एम्प्लॉयमेंट मिलने में आत्मनिर्भर रोजगार भारत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने काफी हेल्प की। तो अभी देखते हैं बजट के अंदर क्या प्रावधान रहेगा, क्या इसको एक्सटेंड किया जाएगा या इसको खत्म कर दिया जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज डिलीवरिंग जॉब्स। अभी जो डेटा फ्लैगशिप स्किल स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम है, उन्होंने 13.7 मिलियन पीपल को स्किल ट्रेनिंग दी है सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2015। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसके तहत 13.7 मिलियन लोगों को स्किल डेवलपमेंट के तहत स्किल्ड किया गया है, उनको नए नए स्किल्स सिखाए गए हैं। एंड इट हैज ए प्लेसमेंट रेट ऑफ 22%। और जो लोग स्किल हुए हैं उनकी किसी ना किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्लेसमेंट की क्या दर है, 22%। मतलब अगर 100 लोग स्किल किए गए तो 22 लोगों को रोजगार मिला है। Meanwhile, the robust growth has ensured that urban employment had declined over the last year and women's labor force participation has also increased। तो इस स्कीम के तहत जो विमेन का लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन रहा है वो भी काफी बढ़ा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज आफ्टर पीएलआई जॉब्स लिंक स्कीम नीड ऑफ द आर। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमने देखी थी, बेसिकली हमने बात की थी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, जिसके तहत आईफोन या फिर स्मार्टफोन बनाए गए और जिससे हमारा एक्सपोर्ट काफी बढ़ा। ये हमने हमारे इकोनॉमिक टाइम्स के डिस्कशन के दौरान ही हमने डिस्कस किया था। तो अभी आने वाले बजट में जो कवायद लगाई जा रही है वो है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिससे प्रोडक्शन को बूस्टअप मिला, इसी की तर्ज पे एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम होनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उसको रोजगार मिल सके। फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर employment linked incentive scheme in the upcoming interim budget to spur the employment generation and drive more people towards formalization, and it should be linked with MSME, micro small and medium enterprise के साथ इसको लिंक किया जाना चाहिए, so that हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है उससे निजात पाई जा सके। पिछले महीने हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने जो डेटा दिए थे उसके तहत गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि पीएलआई हैज गार्नर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.03 लाख करोड़, की जो पीएलआई है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, उसके तहत 1.03 लाख करोड़ का हमने प्रोडक्शन को बूस्टअप मिला है। हमें इन्वेस्टमेंट मिली है उस प्रोडक्शन उस सेक्टर्स के प्रोडक्शन को रिलेटेड, विच लेड टू क्रिएशन ऑफ अबाउट 6,78,000 जॉब। इससे पीएलआई स्कीम से 6,78,000 नई जॉब्स का क्रिएशन भी हुआ है टिल नवंबर 2023। तो वो जो एक्सपर्ट जो पीएलआई के ऊपर कह रहे हैं कि पीएलआई के साथ साथ फोकस करने के साथ साथ जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, जो कि फॉर्मल जॉब क्रिएशन में बहुत ज्यादा मदद करती हैं और जिनका सबसे बड़ा योगदान रहता है, उनको टैक्स ब्रेक्स या फिर सब्सिडीज भी दी जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट वो और ज्यादा जॉब क्रिएशन में हेल्प कर सकें। टारगेटेड इंसेंटिव सच एज टैक्स ब्रेक और इंसेंटिव्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज दैट हायर वर्कर्स फ्रॉम मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज कैन एड्रेस द social inequality while
साइमल्टेनियसली बूस्टिंग द जॉब क्रिएशन अक्रॉस सेक्टर। तो अगर कोई मार्जिनलाइज सेक्शन से हायरिंग करता है कोई माइक्रो एमएसएमई, तो उनको भी सब्सिडीज या फिर टैक्स इंसेंटिव्स देना चाहिए, सो दैट वो सोशल इनइक्वालिटी भी इसके तहत कम होगी और साथ में फॉर्मल जॉब क्रिएशन भी ज्यादा रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, गवर्नमेंट हाउस द इक्विटी इन्फ्यूजन इन ऑयल पीएसयू सेक्टर फॉर एनर्जी ट्रांजिशंस। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि जो तेल बनाते ऑयल रिटेलिंग कंपनीज है जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल या फिर आईओसीएल, इन पे 30,000 करोड़ की इंसेंटिव्स देने की बात चली थी ड्यू टू द लॉस दे अकर्ड इन 2022 विद रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड ऑल ओवर। तो उसके तहत गवर्नमेंट ने जो 30,000 करोड़ की बात की थी देने की इन कंपनीज को, उसको अभी 15,000 करोड़ कर दिया है कि हम वी विल गिव ओनली 15,000, क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इस फिस्कल ईयर में काफी बढ़ गई है। जो ये रिटेल कंपनी है बीपीसीएल, आईओसीएल और एचपीसीएल, तो इंस्टेड ऑफ इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ रुपीज 30,000 करोड़ वी विल बी इन्फ्यूजिंग ओनली 15,000 करोड़ फॉर देयर ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जीज। Alongside, government has also proposed rupees 5,000 crore for buying crude oil to fill the strategic underground storage at Mangalore in Karnataka and Visakhapatnam। तो 5,000 करोड़ इसके लिए भी दरकिनार किए गए थे बजट प्रावधानों के तहत कि हम एक अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व्स बनाएंगे, ताकि कभी जरूरत पड़ जाती है, क्राइसिस आ जाता है, तो उस क्रूड ऑयल रिजर्व को हम यूज कर सकें। तो इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए अलग रखे गए थे। लेकिन अभी रिसेंटली वो जो प्लान था टू क्रिएट सच अंडरग्राउंड कैवेंस फॉर ऑयल, क्रूड ऑयल, उसको भी खत्म कर दिया गया है, उसको भी अभी आगे प्रोसेस नहीं किया गया है। फोर्सेस का मानना है कि ये जो इक्विटी इन्फ्यूजन जो कि 30,000 करोड़ ऑयल रिटेलिंग कंपनीज में करना था, इसको जो ट्रिम डाउन किया गया है हाफ 50% तक, इसके पीछे का जो कारण है, sources said that trimming of equity infusion and deferment of crude oil filling may be linked to government prioritizing the spending in limit the fiscal deficit target to 5.9% of जीडीपी दिस फिस्कल ईयर एंडिंग इन मार्च 31। तो इसको किस चीज से लिंक करके देखा जा रहा है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हमने रखा हुआ है 4% प्लस माइनस 2%, तो इसको 5.9 रखने के लिए हमारी जो इक्विटी इन्फ्यूजन और ऑयल की जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने थे, उसको भी इसीलिए ट्रिम किया गया है, सो दैट हम अपना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट पूरा कर सके। So this is all for today's economic analysis. We'll be back with our new edition of the ET analysis on Monday. Till then, stay with me, stay with Educatious. Jai Hind, Jai Bharat.